Hello dear students, today I am going to continue with chapter number first of Organization of Commerce and Management, Standard 11 Commerce, session number 7 of Nature, Purpose and Scope of Business. In last session I completed that two economic activity, that was profession and employment, with the help of that meaning and characteristics. And also past some of the lectures we discussed that first activity of business with characteristics and also the objectives. ये लाइफ टाइम के लिए आपके लिए ज़रूरी है, ये कॉन्सेप्ट आज अभी इसी साल या विद इन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड आपने कंप्लीट कर लिए और आपने उसको याद कर लिए. इट इज़ फॉर लाइफ टाइम. दैट्स वाई आपको लगेगा कि सर इज गिविंग द मोर डिटेल्स, राइट. हमको समझ भी आ जाता है, फिर भी शायद कई कई बार ऐसा भी होता है आप समझ सकते हो लेकिन द पर्टिकुलर टाइम पीरियड पर जो आप समझते हो थोड़े टाइम के लिए भूल जाते हो याद करने के बाद. सो फॉर दैट पर्पज आई एम रिवाइजिंग सम ऑफ द पॉइंट्स. वन सेकेंड, राइट. सो याद रखने की जरूरत है. सो लेट्स सी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दैट थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट विथ मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर उसका कंपैरिजन दिया गया है. कंपैरिजन ऑफ थ्री, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. इसको हम डिफरेंस भी बोल सकते हैं. एज वी डिस्कस के व्हेनेवर यू आर गोइंग टू गिव द डिफरेंस बिटवीन टू और थ्री पॉइंट्स, ओके, ट्राई टू प्रोवाइड द डिफरेंशिएट पॉइंट्स लाइक दिस. डोंट फॉरगेट. उसकी वजह से शायद उसकी जो भी कंटेंट है, आउटपुट जो आएगा वो बेटर आएगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. फॉर बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, हाउ और विच टाइप ऑफ द नेचर ऑफ वर्क इज देयर, उसका नेचर कैसा है. लेट्स सी. इन बिजनेस, goods and services are supplied to the customer in exchange of money. तो यहाँ पर एज अ बिजनेसमैन वो गुड्स सप्लाई करते हैं, सर्विसेज देते हैं, राइट, टू द कस्टमर अगेंस्ट एक्सचेंज ऑफ मनी. पैसों के सामने हम गुड्स देते हैं, पैसों के सामने हम हमारी सर्विस देते हैं. इफ आई विल टेक, राइट, आई विल टेक द पर्सनल टाइप ऑफ द tutoring of one particular student, that is the service provided by me and I will take money. अच्छा, अगर मैं गुड्स बेचता हूँ, अगर मैं ये ईयरफोन मार्केट में बेचता हूँ तो आई विल गेट, ये गुड्स है, राइट, ये मेरे लिए मेरा बिजनेस है तो मैं इसको मार्केट में बेचूंगा तो आई विल गेट 500 रुपीज़ बाय सेलिंग दिस वन, राइट. सो ये मेरे लिए गुड है, सामने कस्टमर के लिए एक चीज़ बन जाएगी. सो दिस आर द डिफरेंट थिंग्स. ये अलग अलग तरीके से हम देखते हैं. गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर सप्लाइड टू द कस्टमर्स अगेंस्ट मनी. पैसों के सामने, एक्सचेंज के सामने हमें कुछ देना पड़ता है. प्रोफेशन में क्या है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है. पर्सनल एंड बिजनेस सर्विसेज आर रेंडर्ड विथ डिस्क्रिशन इन रिटर्न ऑफ फीस. तो यहाँ पर कोई एक बंदा यानी कि कोई एक पर्सन है, उसके पास एक स्पेशल स्किल है, उसको वो किसी को रेंडर करता है. वो पर्सनल बेसिस पर भी होती है और समटाइम्स ऑन द बिजनेस सर्विसेज बेसिस पर भी होती है, डिपेंड अपॉन द पर्सनस वर्क, ओके. और वो ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के सामने उसके रिटर्न में उसको फीस मिलती है. तो ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है. और एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर परफॉर्म करता है एम्प्लॉय, तो परफॉर्मिंग वर्क एज पर द रूल एंड कॉन्ट्रैक्ट. सो जो भी रूल में लिखा है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, उसके हिसाब से ही ये बंदा काम करेगा. कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से उसको सैलरी मिलेगा और उसके हिसाब से उसका नेचर ऑफ वर्क डिसाइड होगा. सो वर्क, यहाँ पर वर्क की बात है, राइट. तो वर्क के हिसाब से उसे काम करना पड़ेगा, रूल और कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से. नेक्स्ट वन, सेकंड वन, क्वालिफिकेशंस. बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या क्वालिफिकेशन चाहिए. सो बिजनेस में कोई क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट. सो नो क्वालिफिकेशन इज एसेंशियल. विदाउट क्वालिफिकेशन यू स्टार्ट द बिजनेस और मे बी यू विल बी एट द हाइएस्ट, मोस्ट हाइएस्ट, टॉप बिजनेसमैन, बिकम अ टॉप बिजनेसमैन ऑफ द पर्टिकुलर टाइम पीरियड, वो बन सकते हो विदाउट क्वालिफिकेशन. प्रोफेशन, यहाँ तो विदाउट क्वालिफिकेशन कुछ होता ही नहीं है. सो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, ट्रेनिंग एंड एक्सपर्टाइज नॉलेज आर एसेंशियल. तो अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो हियर अंडर दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन यू हैव टू गेट अ बेस्ट क्वालिफिकेशन फॉर द वर्क. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको कंपलसरी लेनी पड़ेगी, देन एंड देन यू कैन स्टार्ट योर प्रोफेशनल वर्क. आपको ट्रेन भी होना पड़ेगा एंड ऑल्सो यू हैव टू पास थ्रू वन पर्टिकुलर प्रोसेस, ओके, एंड यू हैव टू गेट द एक्सपर्टाइज नॉलेज रिलेटेड टू योर वर्क. इट इज एसेंशियल, राइट. एम्प्लॉयमेंट, हाँ, यहाँ पर भी क्वालिफिकेशन जरूरी है. क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर ऑफ जॉब वेर यू आर, what about the work you are doing. So on that basis the qualification is or education level is required. So that is required on the as per the
nature of job. If you are accountant, BCom is there, MCom is there. If you want to become a part of the marketing, right, MBA with marketing is required. Okay, computer field में जाना है तो IT डिपार्टमेंट, राइट, वो इसीलिए नाउडेज अवेलेबल है इंजीनियरिंग में। जो आप BE सिविल करते हो सब BE IT भी है, वॉट एवर, कई कई अलग अलग पॉइंट्स है। ये तो मैंने डिग्रीज की बात की, कोई सर्टिफिकेट्स के हिसाब से भी आप कर सकते हो, वो अलग बात है। तो ये बात हुई क्वालिफिकेशंस की। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड वन हियर, रिवॉर्ड और रिटर्न। अब आप बिजनेस करते हो तो उसमें क्या रिटर्न मिलता है, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में, ये देख चुके हैं हम। ये एक एक बार के लिए याद रखना कि बिजनेस में क्या रिटर्न है और क्या रिवॉर्ड है। तो रिटर्न इज कॉल्ड प्रॉफिट। तो व्हेन यू आर इन द बिजनेस, वॉट एवर यू विल गेट इन रिटर्न, दैट इज योर प्रॉफिट। आपको रिटर्न में प्रॉफिट मिलेगा। जो भी पैसा आपने इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से जो भी थ्रू आउट द ईयर आप परचेस करते हो, और उसके हिसाब से जो आप सेल करोगे उसके सामने जो डिफरेंस आएगा, सेलिंग प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस जो डिफरेंस आएगा, दैट इज योर प्रॉफिट। अगर प्रोफेशन है तो अंडर दिस प्रोफेशन द रिटर्न इज कॉल्ड फीस। आपको फीस मिलेगी एज पर द पेशेंट, अगर आप डॉक्टर हो, एज पर द क्लाइंट, इफ आप वकील हो, एज पर द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द रूल्स व्हेन यू आर द चार्टर्ड अकाउंटेंट। ओके, रूल्स उसके एसोसिएशन के हिसाब से चलते हैं और उनके काम के हिसाब से चलते हैं, तो फीस आर गिवन। लास्टली द एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर रिवॉर्ड और रिटर्न क्या है, तो रिटर्न इज कॉल्ड सैलरी और वेजेस। तो जब भी आप जॉब करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो, नेचर ऑफ वर्किंग जॉब है आपका, राइट, रूल को फॉलो करते हो, तो आपको सैलरी मिलेगी एट द एंड ऑफ द मंथ। अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन हो जिसके पास कोई स्किल नहीं है, राइट, वो शायद किसी एक जगह पर काम करता है, उसको जो भी मिलेगा पर डे का, उसको हम वेजेस बोलते हैं, राइट, मोस्टली वेतन। सो दीज आर द रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स ऑफ द थ्री डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट वन, फोर्थ वन, कैपिटल। सो व्हेन यू वांट टू स्टार्ट द बिजनेस, कैपिटल इज रिक्वायर्ड। प्रोफेशन, थोड़ा बहुत कैपिटल चाहिए। एम्प्लॉयमेंट, लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कल ही देखा था, देयर इज नो नीड टू टेक और नो नीड टू इन्वेस्ट मनी। तो कैपिटल में स्टार्ट करते हैं बिजनेस में। कैपिटल इज रिक्वायर्ड एज पर द नेचर एंड टाइप ऑफ बिजनेस। व्हाट टाइप ऑफ द बिजनेस डू यू वांट टू स्टार्ट, राइट, सो उसके हिसाब से कैपिटल इन्वेस्टमेंट रहेगा। तो उसका नेचर कैसा है वो हम देखेंगे 5-6 चैप्टर में। तो नेचर एंड टाइप ऑफ द बिजनेस, आप प्रोडक्शन करना चाहते हो तो मशीनरी लानी पड़ेगी, तो इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। इफ़ यू वांट टू ओनली सेल द प्रोडक्ट फ्रॉम द परचेसिंग फ्रॉम द होलसेलर एंड वांट टू सेल टू द कस्टमर्स, यू आर अ रिटेलर, ओके, तो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम रहेगा। डिपेंड आप कौन सा बिजनेस करते हो, वो सब डिटेल हम देखेंगे। अभी के लिए ध्यान में रखो कि कैपिटल इज एज पर द नेचर एंड टाइप। नेक्स्ट वन, प्रोफेशन। हाँ, कैपिटल चाहिए, लेकिन लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। In the initial basis you have to invest money to establish your profession. If you want to become a doctor, थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन करके डॉक्टरी शुरू कर दो। अगर आप ऑपरेशन नहीं, मीन्स ओनली फिजिशियन हो, सर्जन नहीं हो, तो शायद आपका जो भी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से थोड़ा कम रहेगा। अगर आप सर्जन हो, सर्जरी करनी है तो उसके लिए मशीनरी लानी पड़ेगी, उसके लिए जो अलग अलग टाइप्स के जो मशीन्स आते हैं वो लाने पड़ेंगे। डिपेंड बहुत डिटेल में नहीं जाते हम। सो लिमिटेड कैपिटल इज रिक्वायर्ड। एंड लास्टली एम्प्लॉयमेंट, तो हम कॉन्ट्रैक्ट पर है, किसी का यहाँ काम करने जाते हैं, सो नो कैपिटल इज रिक्वायर्ड, कैपिटल नहीं चाहिए। फिफ्थ वन, रिस्क। रिस्क फैक्टर क्या है, बिजनेस है तो रिस्क होगा ही। तो स्टार्ट करते हैं बिजनेस से। अनसर्टेनिटी ऑफ प्रॉफिट एंड रिस्क ऑफ लॉस रिमेन इन बिजनेस। हमने देख लिया कैसे कैसे अनसर्टेनिटी से कैसे कैसे बिजनेस रिस्क है, ये रहेगा। ऐसे रिस्क रहेगा, मैंने बोला बिजनेस रिस्क आते हैं। प्रोफेशन में है लेकिन कम रिस्क है बिजनेस के सामने, राइट, रिस्पेक्टिवली हम बोला जाए तो बिजनेस से थोड़ा कम रिस्क है। लेकिन रिस्क कौन सा है, तो रिस्क ऑफ नॉन रिसिप्ट ऑफ सर्टेन फीस व्हेन यू आर गिविंग सर्विसेज टू दी पीपल, व्हेन यू आर गिविंग सर्विसेज ऑफ पर्टिकुलर। समझ लो, कोई एग्जांपल में ले लूँ कि आप एक केस लड़ रहे हो और उसकी जो फीस है पर सिटिंग 2500 रुपीज़, और वो जो बंदा है जिसका केस लड़ रहे हो वो एक पहले शुरू में आपको 2500 रुपीज़ हर सिटिंग में मिल जाते थे, लेकिन उसके बाद उसमें पूरा सब साथ में मिलेगा। उस टाइप पे शायद आप नॉन रिसिप्ट ऑफ दी पर्टिकुलर फीस आर दैट हो जाए। डॉक्टर में भी ऐसा होता है, राइट, सो दैट इज डिपेंड अपॉन द पर्टिकुलर पर्सनस फर्क, जो भी काम करते हैं उनके हिसाब से कैसे वो नहीं मिल सकते। कई बार पहचान में भी ऐसा हो सकता है। और लास्ट रिस्क है एम्प्लॉयमेंट में कि लेस रिस्क रिमेन्स एज रेगुलर फिक्स सैलरी इज रिसीव्ड। हमें तो यहाँ पर कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, राइट, हमारा रिवॉर्ड फिक्स है, सैलरी और वेजेस, तो हमें जो भी आउटपुट मिलेगा एंड ऑफ द मंथ मिल ही जाएगा। तो रिस्क फैक्टर इज वेरी लेस, बहुत कम है, लेस रिस्क है,
नहीं ऐसा है, फॉर एग्जांपल कोविड-19 है जो गया अभी, तो उसके हिसाब से देखा जाओ तो दोज हु आर इन वन पर्टिकुलर जॉब, मे बी दे विल नॉट गेट द प्रॉपर सैलरीज ऑन टाइम बिकॉज द सेलिंग इज, अगर मैं कोई यूनिट में काम करता हूँ सेलिंग होता ही नहीं मार्केट में, तो फिर प्रोडक्शन क्या करेंगे यार, प्रोडक्शन यूनिट में मैं काम कर रहा हूँ, प्रोडक्शन ही नहीं होता तो मुझे पैसे कैसे मिलेंगे, सैलरी कैसे मिलेगी, आई एम मार्केटिंग ऑफिसर, आई एम मार्केटिंग मैनेजर, आई एम सेल्स एग्जीक्यूटिव, तो द प्रोडक्ट्स आर नॉट सोल्ड आउट इन द मार्केट इजीली, so how can I sell the product in the market, so what will happen, okay, how I will get the salary and commission, okay, so that is depend on that type of the circumstances, okay, so risk is there also of the salary in the particular type of the employment. Next one, that is code of conduct. Sixth one is code of conduct. मैंने पहले भी हम समझा दिया आपको, दैट इज रूल्स एंड बिहेवियर. सो what is the particular type of the code of conduct in all these three? So in business, legal provisions are to be followed as per the government rules and regulations, okay, if your shop is in that area or if you are in the nagar palika yani municipality, whatever the rules are there you have to follow that one, उसके हिसाब से ही आपको काम करना है. prohibition of the some of the things are there, तो उसको फॉलो करना पड़ेगा, दैट इज लीगल प्रोविजंस. इन प्रोफेशन, यस, दैट इज द मेन थिंग इन प्रोफेशन, कोड ऑफ कंडक्ट बहुत नेसेसरी है. सो कोड ऑफ कंडक्ट is to be followed as prescribed by the respective प्रोफेशनल एसोसिएशन. सो उसकी एक रूल बुक की होती है, उसके कोड ऑफ कंडक्ट खुद के होते हैं, उसको फॉलो करना है व्हेन यू आर इन द प्रोफेशन. डॉक्टर्स के खुद के कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वकील यानी कि लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ओके. फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, एक एग्जांपल के हिसाब से आपको बोल दूं कि आई हैव 5 क्लाइंट्स, आई हैव 5 कंपनीज जिसका मैं ऑडिट करता हूँ, जिसको मैं सर्टिफिकेट देता हूँ और जिसका मैं समझ लो अकाउंटिंग का सब ध्यान रखता हूँ, टैक्सेस भी मैं भी उनके लिए पे कर देता हूँ, कि कहने का मतलब मैं उनका एक चार्टर अकाउंटेंट हूँ, ऑडिटर हूँ. अच्छा, तो कोड ऑफ कंडक्ट में क्या है, जो 5 कंपनी उसमें 2 एक दूसरे की कंपिटिटर है, दे आर इन द सेम टाइप ऑफ द बिजनेस, दे आर प्रोड्यूसर्स ऑफ द वन पर्टिकुलर थिंग, तो मैं फर्स्ट कंपनी की इन्फॉर्मेशन दूसरे को, दूसरी की पहले को नहीं दूंगा, दैट इज द कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसके लिए. और कई बार ये तो सिर्फ मैंने बिजनेस के रिलेटेड बात की, कई बार डॉक्टर्स के होते हैं तो उनका कोड ऑफ कंडक्ट होता है, ओके, कि अगर डिसीज ही नहीं है तो फिर आप पैसे नहीं ले सकते हो, उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हो, राइट. सो ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये यहाँ पर बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, तो दे हैव टू फॉलो द कोड ऑफ कंडक्ट, सिंपल. लॉयर का भी ऐसा ही. सो रिस्पेक्टिव प्रोफेशनल एसोसिएशंस के जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है, इट इज देयर इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर, सो यू हैव टू फॉलो दैट वन. हियर इन एम्प्लॉयमेंट, rules specified in the agreement are to be followed. So whatever the work is there, it is always there in agreement. एक कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें ये लिखा होगा, उसके प्रमाण ही जाना पड़ेगा, यानी कि द पर्सन हु इज वर्किंग इन द वन बिजनेस यूनिट और अंडर द प्रोफेशन, ये दोनों इसमें आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट में. तो ये अगर मैं कंपनी में काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, यहाँ कोई काम करता है, अगर मैं प्रोफेशनलिज्म ज़रा रखता हूँ और मैं किसी के यहाँ अकाउंट लिखता हूँ, सो ये एग्रीमेंट है, उसको मुझे फॉलो करना पड़ेगा. 9 to 5, 8 to 3, 8 to 4, 12 to 8, वॉट एवर, उसके डिपेंड पर वो काम करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है उसके ऊपर जाना पड़ेगा, वो रूल्स को हमें फॉलो करना है. नेक्स्ट एंड लास्ट वन अंडर द कंपेरिजन, दैट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप. अब बिजनेस है तो ओनर होंगे, प्रोफेशन है तो ओनर होंगे, और एम्प्लॉयमेंट है तो ओनर होंगे, तीनों में ओनर तो है ही. लेकिन आर यू एबल टू ट्रांसफर योर ओनरशिप? ये पेन मेरी है, आई एम द ओनर ऑफ दिस पेन बिकॉज आई पेड 50 रुपीज़ फॉर दिस वन, तो ये मेरी पेन है, मैं इसका ओनर हूँ, ये मैं किसी और को दे सकता हूँ? आपने बोला होगा यस मैं दे सकता हूँ, लो भैया हमारी पेन से तुम्हें वापरो, तो मैं आपी दी दिया मैंने, ओके. मैं पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ माई फ्रेंडशिप, ओके, बिकॉज ऑफ सम ऑफ द रिलेशंस विद दैट पर्सन, मैंने उसको मुफ्त में दे दिया, अब ये मेरे से उनकी हो गए, तो ये उनके ओनर हो गए. लेकिन यही चीज़ मैंने परचेस की है 50 रुपये में, अब ये इसको मैं बेच रहा हूँ किसी को 60 रुपये में, तो ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई. अब ये मेरी पेन नहीं है, अब जिसको मैंने 60 रुपये में बेची उसकी हो गई. सो ये ओनरशिप ट्रांसफर है सिंपल लैंग्वेज में, ओके. कोई एक सिंपल चीज़ है, अगर मैं बिजनेस करता हूँ तो मेरी चीज़ें मैं बेचता हूँ तो मेरी चीज़ों की ट्रांसफ़र हो जाती है ओनरशिप. लेकिन यहाँ पर जब पूरी ओनरशिप की बात आती है, पूरा बिजनेस जो हमें ट्रांसफ़र करना है, पूरा बिजनेस की ओनरशिप को ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए क्या है, लेट्स से. सो इन बिजनेस ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल, यानी कि मेरा एक शॉप है स्टेशनरी का, मैंने पूरा शॉप किसी और को दे दिया बिकॉज आई एम गोइंग कैनेडा, दैट्स गुड, लुक्स लाइक गुड ना, बट सिंपल चीज़ है, मैं उसको बेच सकता हूँ, किसी को दे सकता हूँ और उसके सामने मुझे पैसे मिल सकते हैं. सो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज पॉसिबल इन बिजनेस, बिजनेस में पॉसिबल है,
तो इज इट पॉसिबल इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? जस्ट थिंक फॉर 1 सेकंड 2 सेकंड। आपका आंसर होगा सर शायद नहीं। यू आर राइट। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इज नॉट पॉसिबल इन प्रोफेशन। हाउ यू विल ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप? आपके पास जो डॉक्टरी स्किल है वो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो? नो, यू कांट। यू आर अ सीए, चार्टर अकाउंटेंट, आपकी जो भी ओनरशिप है आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपकी स्किल ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट? सिंपल है। यू कैन प्रोवाइड सर्विसेज, यू कैन ट्रांसफर योर सर्विसेज बाय गिविंग सर्विस। सर्विस देके आप सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन आप अपनी स्किल ट्रांसफर नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है। और लास्ट में एम्प्लॉयमेंट है, यहाँ तो कोई आपके पास कोई ओनरशिप है, आपके ऊपर ओनर है, यानी तीनों में ओनर तो है तो, लेकिन यहाँ टाइटल नहीं है आपके पास यू आर ओनर। पहले से आपके पास टाइटल यू आर एम्प्लॉय, सो नो टाइटल ऑफ द ओनरशिप। तो आप ट्रांसफर की बात ही नहीं कर सकते बिकॉज यू आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अंडर द वन पर्सन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हियर I completed the comparison between these 3 points, that is economic activity, business, profession and employment. So यहाँ इस तीनों का जो डिफरेंस है मैंने आपके सामने रख दिया है। इसको फिर से एक बार स्टडी करना, सेशन में भी हम देखेंगे। फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो टेल मी, ओके, हम फिर से कर लेंगे। नाउ लेट्स मूव टू द अदर पॉइंट। अब यहाँ जो हम देखने जाने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। हमने इकोनॉमिक एक्टिविटी देखी, उसमें बिजनेस देखा, प्रोफेशन देखा, एम्प्लॉयमेंट देखा, लेकिन बिजनेस एक्टिविटीज़ को कई और चीज़ों में क्लासिफाइड किया गया। क्लासिफिकेशन मीन्स वी हैव अ ग्रुप ऑफ द थिंग्स एंड वी आर क्लासिफाइड इन द डिफरेंट थिंग्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर विजिटिंग डी मार्ट, इफ़ यू आर इन डी मार्ट, तो आपको मालूम है थोड़ा क्लासिफिकेशन हुआ है। पूरा डी मार्ट है लेकिन सब अलग अलग जगह पर है, जैसे बिस्किट, शैम्पू, सोप, ग्रोसरी, तो ये क्लासिफिकेशन है। अच्छा, अगर मैंने सब चीज़ खरीद के वो पर्टिकुलर कार्ट में डाल दिए, अब अलग अलग निकालना है तो दैट इज क्लासिफिकेशन। बिस्किट अलग निकाले, सोप अलग निकाला, यानी डिटर्जेंट वाला चीज़ अलग निकाला, ग्रोसरी अलग निकाला, राइट? टॉयलेटरी थिंग्स अलग निकाला, ओके? यहाँ अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। तो वी कैन से क्लासिफिकेशन क्या है, तो बिजनेस एक्टिविटी क्लासिफाइड हुई है। बिजनेस एक्टिविटी सिर्फ एक तरीके से आप नहीं कर सकते हो, वो भी क्लासिफिकेशन है अलग अलग टाइप में। तो वो कैसे और कैसे पर्टिकुलर हम उसको डिस्कस करेंगे। तो हियर इट इज, यहाँ पर उसकी इंफॉर्मेशन है। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। Business activities are classified into 3 categories. 1 mark question. In how many categories business activities are classified? The first one is trade, second one is commerce, and third one is industry. तो ये तीनों के तीनों में हमारा जो बिजनेस एक्टिविटीज का काम है वो डिवाइड हो जाता है, वो क्लासिफाइड हो जाता है। चूज योर सेल्फ एज अ बिजनेसमैन, चूज योर सेल्फ, आपको कहाँ जाना है। आप भूल जाओ प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट भूल जाओ, अब आप बिजनेस में आ चुके हो। तो बिजनेस में इन तीनों में से आप क्या चूज करोगे? सिर्फ आपको ट्रेड करना है तो पहले मालूम होना चाहिए ट्रेड क्या है। कॉमर्स में जाना है तो कॉमर्स क्या है, इंडस्ट्री में जाना है तो इंडस्ट्री क्या है, राइट? तो ये तीनों का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में पहले होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। लेकिन फिर से एक बार बोल देता हूँ, याद रखना, देयर आर 3 categories of business activities and business activities are classified into 3 categories: trade, commerce and industry. So what is the meaning of trade? Trade क्या है? Let's see. Exchange of commodity or service in return of commodity or service, or exchange of commodity or service in return of money with the motive of profit between 2 persons is called trade. तो ये तो वेरी सिंपल हो गया ना, पैसों के सामने गुड्स को देना, दैट्स ऑल। ओह, वेरी सिंपल। हम पैसा देते हैं, हमें चीज़ मिलती है। अच्छा, मेरे लिए तो मैं कस्टमर हूँ, लेकिन अब समझ लो कि मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं गुड्स देता हूँ और सामने पैसे लेता हूँ, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेड। मैं सर्विस देता हूँ और मैं पैसे लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। मैं कमोडिटी देता हूँ और सर्विस देता हूँ, जो भी देता हूँ उसके सामने पैसे लेता हूँ, दैट इज कॉल्ड ट्रेड। यहाँ कमोडिटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। कमोडिटी इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप ऑफ द थिंग्स। अगर गुड्स बोलूँ तो आपके दिमाग में गुड्स ही रहेगा। कमोडिटी इंक्लूड्स एवरी टाइप ऑफ द थिंग्स, हर एक चीज़ आती है उसमें, ग्रोसरी भी आ जाती है, राइट? कमोडिटी में हम कुछ भी चीज़ ले सकते हैं। सो वंस अगेन, एक्सचेंज ऑफ commodity or services in return of commodity or services, or exchange of commodity services in return of money with the objective or motive of profit, right?
तो पहले ये होता था कि कॉमोडिटीज़ के सामने कॉमोडिटीज़, गुड्स के सामने गुड्स और सर्विस के सामने सर्विस, लेकिन अब ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ हमें इंक्लूड करना पड़ रहा है, राइट। तो अगर ये सब कुछ होता है पैसों के सामने और उसका मोटिव सिर्फ प्रॉफिट है, तभी वो ट्रेड कहलाएगा। तो गुड्स अगेंस्ट गुड्स, सर्विसेज अगेंस्ट सर्विसेज, कॉमोडिटीज अगेंस्ट कॉमोडिटीज, या गुड्स अगेंस्ट सर्विस, या गुड्स अगेंस्ट डिफरेंट टाइप ऑफ द सर्विसेज, बट द मोटिव इज टू अर्न द प्रॉफिट। हमें पैसा कमाना है, कैसे भी गुड्स आप दो, डजेंट मैटर, ओके। सो एक्सचेंज होना चाहिए कोई चीज के सामने पैसों का। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द कैल्सी, ये मैं बिजनेस करता हूँ कैल्सी का, और ये मैं बेचता हूँ। अगर मैं कैल्सी बेचता हूँ और मुझे इसके 300 रुपीज़ मिलते हैं, राइट, सो दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स अगेंस्ट मनी, राइट। तो मेरे पास एक दूसरी पेन है, ये मैं बेचता हूँ किसी को और मुझे 5 रुपये मिलते, तो गुड्स एक्सचेंज किया, सामने मुझे पैसे मिले, सो दैट इज कॉल्ड ट्रेड। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, राइट, कई चीज़ें हैं जो मैं बेचता हूँ, पैसे लेता हूँ। वैसे सर्विसेज भी देता हूँ, फॉर एग्जांपल आई एम प्रोवाइडिंग द सर्विसेज ऑफ द एयरलाइंस, बस सर्विस, राइट, ट्यूशंस, राइट, ट्यूटरिंग, ईमेल, इंटरनेट, यानी इंटरनेट सर्विसेज, ईमेल हटा लो, इंटरनेट सर्विसेज। तो ये सब सर्विसेज मैं दे रहा हूँ, तो जो मैं सर्विस देता हूँ उसके सामने पैसे लेता हूँ, सो दैट आर ट्रेड। तो सिंपल होगा, लेकिन इसका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल when you purchase a book from a shopkeeper, you pay money against the purchase of the book, isn't it? मुफ्त में कोई नहीं देता है, अगर देगा तो कोई रिलेशन के हिसाब से देगा, या फिर कोई एक पर्टिकुलरली वे होगा उसके हिसाब से, लेकिन हम उसको नहीं कंसिडर करते। हम ऐसा ही कंसिडर करते हैं कि हमने बुक परचेज की OCM की, मार्केट में से स्टैंडर्ड 11 की, वी पे 34-45 रुपीज़ टू द पर्सन, राइट, द शॉपकीपर, हमने पे किया बुक का पैसा। सो हियर एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी। तो जो भी बुक हमने ली, मैंने एज अ कस्टमर मैंने जो बुक ली उसके सामने मैंने पैसे दिए, शॉपकीपर ने पैसे लिए, तो वो क्या हुआ, एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी इज डन इन रिटर्न ऑफ मनी, पैसों के सामने मुझे बुक मिल गई। सो व्हेन यू परचेज बस टिकट एंड ट्रैवल बाय बस, यू गेट एक्सचेंज ऑफ सर्विस इन रिटर्न ऑफ मनी पेड। तो मैंने यहाँ से बैंगलोर का टिकट करवाया, बाय रेड बस में मैं गया, रेड बस मालूम है आपको, ऑनलाइन मैंने पेमेंट किया, तो redbus.in पर मैंने जाके बुकिंग करवाया, ऑनलाइन मुझे टिकट भी मिल गई, मैंने बैठ भी किया टिकट लेके ऑनलाइन वाली व्हाट्सएप पे, और मैंने बता भी दी मैं बैंगलोर पहुंच भी गया। तो यहाँ पर देखो मैंने कुछ गुड्स नहीं लिया है, राइट, ऑल द थिंग्स वर डन हियर अंडर द पर्टिकुलर इंटरनेट प्रोसेसर। तो एक सर्विस थे, देन आफ्टर आई पे मनी टू द रेड बस, एक सर्विस थे, देन आई ट्रैवल फ्रॉम आनंद टू बैंगलोर, थर्ड सर्विस थी। सो सर्विसेज आर देयर, सो ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, सर्विसेज आर देयर, सो फॉर दैट आई पे द मनी। सो ये गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का एक्सचेंज में होगा। कई चीज़ें ऐसी होती है जो शायद कई बार हम ध्यान पर नहीं लेते हैं, लेकिन ये भी एक्सचेंज है। नाउ लेट्स मूव टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। द फर्स्ट वन, ट्रेड इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। वेरी सिंपल, ट्रेड एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसीलिए तो यहाँ पर उसको रखा गया है। नेक्स्ट वन, देयर आर टू पार्टीज इन द ट्रेड, परचेजर एंड सेलर। एक ही आदमी से ट्रेड नहीं होगा, कैसे हो सकता है? टू होम यू विल पास ऑन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ द ओनरशिप ऑफ योर गुड्स। किसको आप गुड्स देते हो, कोई बंदा तो होना चाहिए ना सामने। इफ यू वांट टू प्रोवाइड द सर्विसेज, किसी को तो सर्विस लेने वाला होना चाहिए ना। सो हियर टू पार्टीज आर देयर। वन मार्क क्वेश्चन, हाउ मेनी पार्टीज आर देयर इन ट्रेड? टू, परचेजर एंड सेलर। हमेशा दो पार्टी होती है, वन परचेजर वन सेलर इन ट्रेड। परचेजर एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, सेलर एक ही हो सकता है, यानी कि इन द पर्टिकुलर ट्रेड, राइट। थर्ड वन, एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। यहाँ एक्सचेंज होना ही चाहिए, देन एंड देन इट विल कंसिडर एज ट्रेड, यानी गुड्स के अगेंस्ट पैसे मिलने चाहिए विद द प्रॉफिट ऑफ मोटिव, सर्विसेज के अगेंस्ट पैसे मिलने चाहिए विद द मोटिव ऑफ प्रॉफिट। सो हियर एक्सचेंज इज एसेंशियल इन ट्रेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी इकोनॉमिक एक्टिविटी, दो पार्टीज होनी चाहिए, परचेजर सेलर, और वो एक्सचेंज से काम करते होने चाहिए। फोर्थ वन, इन ट्रेड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर डन। तो यहाँ एक्सचेंज हुआ है, पैसों का एक्सचेंज हुआ तो फिर ट्रांसफर ही होगा ना। तो देयर मस्ट बी ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ऑलरेडी डिस्कस इन बिजनेस के ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ द पर्टिकुलर थिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर अवेलेबल इन बिजनेस, इट इज नॉट अवेलेबल इन प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, राइट। तो गुड्स ट्रांसफर होंगे, ओनरशिप भी ट्रांसफर होगी, सर्विसेज भी ट्रांसफर होगी। फिफ्थ वन, इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड और गुड्स आर एक्सचेंज। तो चलो ये हम अभी के लिए निकाल देते हैं, अभी ऐसा कोई एक्सचेंज ऑफर नहीं है कि गुड्स के सामने गुड्स मिले, लेकिन ये पहले याद रखो कि इन एक्सचेंज ऑफ गुड्स आइदर एन अमाउंट इज पेड, पहले अमाउंट इज पेड,
तो गुड्स के सामने आपने अमाउंट पे कर दी तो गुड्स आपके हो गए, ओनरशिप ट्रांसफर हो गए, राइट। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि गुड्स के अगेंस्ट गुड्स मिलते हैं, तो गुड्स आर एक्सचेंज, तो पैसों के सामने गुड्स या गुड्स के सामने गुड्स, सो एक्सचेंज जरूरी है। नेक्स्ट वन इज ट्रेड इज कंटिन्यूअस एक्टिविटी, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक, एवरी एक्टिविटी ऑफ आवर बिजनेस इज कंटिन्यूअस। हमारे बिजनेस की सब एक्टिविटी कंटिन्यू है, बैंक में पैसे मत डालो, घर में रखो, रेट पड़ेगी सब ले जाएंगे। कहने का मतलब है कि बैंकिंग में ट्रांजेक्शन भी कंटिन्यूअस है, बिजनेस भी कंटिन्यूअस है। ऐसे नहीं होता है कि रेट पड़ी सब ले जाए, लेकिन आपके पास प्रूफ भी होता है। तो सिंपल एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, लेकिन कोई भी ट्रेड हो वो खत्म नहीं होता है, वो कंटिन्यूअस है, ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जिस्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग सेलिंग। सेवंथ वन, द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डिटरमाइन इन टर्म्स ऑफ मनी। अगर एक्सचेंज ट्रेड में हुआ है, गुड्स सर्विसेज ट्रांसफर हुए, कुछ तो मिला होगा ना, सो दैट इज द मनी, तो वो डिटरमाइन होता है टर्म्स ऑफ मनी। ये खास याद रखो, जो भी पैसे हैं वहाँ मैटर करते हैं बिजनेस ट्रेड में। सो व्हेन ट्रेड इज देयर, the services, the trade related activities, whatever the business related activities, goods related activities, it is determined in terms of money. बिजनेस है तो पैसा होगा ही होगा। कोई बोले ना હું બિઝનેસ કરું છું પણ પૈસા નથી કમાતો, ખોટી વાત, રાઈટ। સમટાઈમ ઇટ હેપન્સ, ડિપ્રેશન ઇઝ ધેર, મંદી હોય છે, રાઈટ, but maybe that will be a information in chapter number 2 of the economics, how this type of the teji mandi ya bullish, right, recovery, recession, depression is there. So you will learn something in chapter 2 of the economics, but simple sorry, it is always in terms of money. And lastly, trade is a legal activity, वो लीगल है, ओके। इलीगल एक्टिविटीज आर नॉट कंसिडर, और पहले भी हमने देख लिया था जब बिजनेस देखा था। सो ट्रेड उसका पार्ट है, उसका क्लासिफिकेशन है, उसकी कैटेगरी है, तो वो भी लीगली होगी। सो यहाँ पर हमने 8 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे। अगर आपके पर्टिकुलर एक्सरसाइज में भी ये क्वेश्चन होगा और आप लिखना चाहो, लिख सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड। सो व्हाट इज ट्रेड, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और स्टेट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन एग्जामिनेशन एनी 4। तो सिर्फ आपको 4 ही लिखने हैं, 4 से ऊपर मत जाओ। अगर आपको बोला है 6 3 मार्क में, तो 6 ही लिखो। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा मत लिखो इसलिए क्योंकि हमें बोर्ड के लिए तैयार होना है, वहाँ टाइमिंग पर, टाइम बेसिस, टाइम कंजप्शन होता है, इसके लिए मैं आपको ये समझा रहा हूँ, राइट। बाकी आप 8 लिखो, मार्क तो आपको 3 ही मिलने वाले हैं। 2 मार्क का क्वेश्चन है, 4 पूछे, आप 8 लिखो तो भी मार्क तो आपको 2 ही मिलने वाले, ओके। सो एज पर रिक्वायरमेंट यू हैव टू गिव द आंसर, दैट इज द मेन थिंग इन आवर हायर सेकेंडरी, okay, don't give more details than the required. So that's all from the particular today's lecture. In next session I will start the types of this trade. ट्रेड के भी 2 टाइप है, इसके सेपरेट चैप्टर है दोनों के, ये है चैप्टर नंबर 9 और ये है चैप्टर नंबर 10, दोनों के सेपरेट चैप्टर है। सिर्फ यहाँ पर एक बेसिक इन्फॉर्मेशन है, उसको हम फॉलो करेंगे, ओके। उसका सेपरेट चैप्टर्स है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लेंगे, लेकिन ये ट्रेड के 2 टाइप है। उसके बाद हम दूसरी कैटेगरी में जाएंगे, कॉमर्स, और लास्ट में हम जाएंगे इंडस्ट्रीज। सो for now, thank you very much, have a good day, take care, stay at home। वैक्सीन का रजिस्ट्रेशन खुला हो तो पेरेंट्स ने ना लिया हो तो करवा लो, राइट, और करवा लिया तो दैट इज गुड। थैंक यू वेरी मच।